नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे भारत चाइना संबंधों की। और वर्तमान समय में यदि आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि शायद ही ऐसा कोई एग्ज़ाम हो या इंटरव्यू हो जिसमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर भारत या चाइना के संबंधों की चर्चा ना की जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा और जानते हैं कि भारत और संबंधों का इतिहास क्या रहा है। तो यदि हम आरंभ से ही देखें, 1947 से जब भारत आज़ाद हुआ, उसके मात्र 2 साल पश्चात ही चाइना के अंदर एक क्रांति हो गई जिसको कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। और भारत के अंदर 1947 के पश्चात एक लोकतांत्रिक पद्धति के तहत शासन व्यवस्था स्थापित की गई और चाइना के अंदर एक कम्युनिस्ट राज्य की स्थापना की गई और चीन का शासन कम्युनिस्ट परंपरा के अनुरूप चलाया गया। दोनों ही देशों की विचारधाराएं पूरी तरीके से अलग थी और एक दूसरे के विपरीत भी थी, लेकिन फिर भी यदि आप देखें तो तत्कालीन समय की जो भारत के सरकारें थी उन सभी ने चाइना के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाने की पुरजोर कोशिश की। यहाँ तक कि अनेक भावनात्मक नारों का भी प्रयोग किया गया, जैसे कि आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि हिंदी चीनी भाई भाई। इस तरह के एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सोसाइटी के अंदर दिए गए। लेकिन इसी के विपरीत यदि आप चीन के अंदर देखें तो चाइना की साइड से आपको इस तरह की कोई भी सकारात्मक पहल नज़र नहीं आई। ये बात अलग है कि ऊपरी तौर पर, दिखावे के तौर पर चाइना की सरकार भी कुछ ना कुछ अक्सर भारत को आकर्षित करने के लिए या भारत को भ्रमित करने के लिए इस तरह के प्रचार का सहारा लेती रही। लेकिन चाइना के वास्तविकता उनके कार्य की वास्तविकता थी क्या, ये ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकी। और आपने देखा कि 62 के अंदर ही चाइना ने भारत के ऊपर अघोषित आक्रमण कर दिया। चाइना की सच्चाई को जानने के लिए इतना पर्याप्त था। भारत जो कि सदैव अपने पड़ोसी देशों के साथ मित्रता का इच्छुक था, अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने का इच्छुक था, अपने पड़ोसी देशों के साथ विकास की नई इबारत लिखने के लिए इच्छुक था, उस भारत को कहीं ना कहीं अपनी विदेश नीति के संचालन में, जिसमें आदर्शवाद अत्यधिक था, उसे संशोधित करना पड़ा और अपनी विदेश नीति को यथार्थवाद की ओर अग्रसर करना पड़ा। भारत 62 के पश्चात, 1962 के पश्चात यह समझ गया कि चाइना की कथनी और करनी दोनों ही पूर्ण रूप से एक दूसरे के विपरीत है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर आदर्शों के लिए कोई स्थान नहीं है। इसके पश्चात लेकिन फिर भी यदि आप इतिहास का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि भारत की ओर से निरंतर ऐसे प्रयास किए गए कि दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ किया जा सके, दोनों देशों के संबंधों में यदि कहीं कोई रुकावट है तो उसको दूर किया जा सके। लेकिन शायद हमारे पड़ोसी मुल्क शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का महत्व नहीं जानते थे और इसीलिए दाएं बगाए अक्सर उनके रिश्तों के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात हमेशा उत्पन्न होती रहती जिससे कि दोनों के संबंध खराब रहते।
दोनों के संबंधों को खराब होने का एक सबसे बड़ा कारण था पाकिस्तान की निरंतर सहायता करना, पाकिस्तान को निरंतर भारत के विरुद्ध हथियारों की सप्लाई करना। और पाकिस्तान उन्हीं चाइना से प्राप्त हथियारों को लेकर भारत के और जब अग्रसर होता, भारत की और जब बढ़ता, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं दोनों के संबंध और ज़्यादा खराब होंगे। लेकिन इन सब के बावजूद ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही भारत और चाइना के रिश्तों के बीच में विवाद था। विवाद का यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण कारण, जिसके बारे में बहुत से लोग शायद जानते भी नहीं हैं, वो है दक्षिणी चीन का रेगिस्तान। आप सोच रहे होंगे कि चाइना के दक्षिण चाइना का जो एरिया है वो रेगिस्तान है, तो इससे दोनों देशों के संबंधों पे क्या असर पड़ रहा है, मतलब इससे भारत का क्या लेना देना है? जी हाँ, बिल्कुल लेना देना है। चाइना का यदि आप भौगोलिक क्षेत्र देखें तो दक्षिण चाइना का जो रीजन है, दक्षिण चाइना का जो क्षेत्र है, वो पूरा बहुत बड़ा हिस्सा उसका एक रेगिस्तान का रूप ले चुका है। और उस रेगिस्तान के चलते चाइना को वहाँ पर आर्थिक तौर पर ना तो वहाँ पर कोई कृषि जैसे कार्य किए जा सकते हैं, और जल के अभाव में ना ही वहाँ पर कोई उद्योग धंधे स्थापित किए जा सकते हैं। आप लोग अच्छे से जानते हैं। इसके साथ साथ अब इसका समाधान चाइना ने क्या निकाला, अब ये महत्वपूर्ण है। देखिए आप, चाइना ने देखा कि हिमालय पर्वत जो है दोनों ही देशों के बीच में, भारत और चाइना के बीच में एक अवरोधक का कार्य करता है, एक दीवार की भांति कार्य करता है। और इंडियन ओशन या बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर से जितनी भी मानसून पवनें चलती है, उनको रास्ते में ही रोककर वर्षा को भारत के क्षेत्र के अंदर ही करने पर मजबूर कर देता है। जरा सोचिए, हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि यदि हिमालय ना होता तो मानसून पवनें भारत को क्रॉस करके चाइना तक पहुंच जाती, और चाइना तक पहुंच जाती तो आज जो चाइना का क्षेत्र बंजर है, रेगिस्तान है, वहां पर घनघोर वर्षा होती, और वहां घनघोर वर्षा होती तो वो क्षेत्र बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाता, और बहुत ज़्यादा वहाँ पर एग्रीकल्चर या और औद्योगिक क्षेत्र को वहाँ पर काफ़ी लाभ होता। और उसके विपरीत भारत का जो क्षेत्र है, जब मानसून पवनें हिमालय पर्वत को क्रॉस करके चाइना में पहुँच जाती तो भारत का जो क्षेत्र है वहाँ पर वर्षा ही नहीं हो पाती। तो आज की डेट के अंदर यदि आप देखें तो भारत का जो हरा भरा प्रदेश है, नॉर्थ ईस्ट का जो प्रदेश है, आपका अरुणाचल प्रदेश है, या आपका असम है, मेघालय है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, वो सभी के सभी कहीं ना कहीं उससे नकारात्मक तौर पर प्रभावित होकर वहाँ पर जब वर्षा की कमी होती तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर आज जो हरियाली है, खुशहाली है, वो उतनी नहीं रह पाती। तो चाइना ने यहाँ पर क्या प्लान बनाया है? चाइना हमेशा से ही जो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर अपना दावा पेश करता रहा है, चाइना की जो एक रणनीति है वो ये है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर हिमालय पर्वत की जो ऊंचाई है वो पश्चिम के मुकाबले उतनी अधिक नहीं है, और अरुणाचल प्रदेश को यदि भारत से छीन लिया जाए तो जो हिमालय पर्वत अरुणाचल प्रदेश के अंदर फैले हुए हैं उनकी ऊपर से थोड़ी थोड़ी कटाई कर दी जाए, या उन पर्वतों को थोड़ा उनकी ऊंचाई को कम कर दिया जाए बारूद के तहत या और दूसरे उपकरणों के, अत्याधुनिक उपकरणों के प्रयोग के तहत, तो उससे क्या होगा, हिमालय पर्वत की जब ऊंचाई वहां पर अरुणाचल प्रदेश में कम हो जाएगी तो मानसून पवनें सीधा हिंद महासागर से निकलकर दक्षिणी चीन तक आसानी से पहुंच सकेगी, और नतीजा वही होगा, भारत का क्षेत्र बंजर रह जाएगा और चाइना का जो रेगिस्तान एरिया है वो हरे भरे प्रदेश के अंदर बदल जाएगा। तो यही कारण है, और
ये कार्य कोई चाइना के लिए मुश्किल नहीं है। चाइना, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि पिछले कुछ समय के अंदर ऐसी कई सारी गतिविधियां चाइना की ओर से की गई है, जिसमें पहाड़ों को, हिमालय पर्वत को ही अगर हम देखें तो उसमें ही उन्होंने काट काट के उसको सड़क बना दिया गया, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया, वहाँ पर और पर्यटक स्थल को डेवलप किया गया, और प्रकृति से किस तरह की छेड़छाड़ की गई है, ये बात किससे छुपी नहीं है। और ऐसे में यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यदि अरुणाचल प्रदेश के ऊपर जिस तरीके से चाइना अपनी नज़रें गड़ाए हुए है, ये क्षेत्र यदि उसे मिल जाता है तो यहाँ के पर्वतों को घिसकर यहाँ की पूरी जलवायु या यहाँ का जनजीवन ही जो है वो अस्त व्यस्त करने में चाइना को फिर देर नहीं लगेगी। इसीलिए वर्तमान सरकार भी जो है हमारी पूरी तरीके से मुस्तैद है। अभी आपने हाल ही के अंदर समाचार पत्रों में भी इस तरह की काफ़ी छुटपुट हिंसा की घटनाएं आपने पढ़ी होंगी, जरूर सुनी होंगी, जिसके ऊपर मैं समझता हूं कि ज़्यादा चर्चा करना सही नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर जो एक ध्यान देने वाली बात है वो यही है कि चाइना यहाँ पर जितने भी दावे पेश कर रहा है उन दावों का कोई आधार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो अपने स्वार्थ पूर्ति मात्र को पूरा करने के लिए ही यहाँ पर बार बार किए जा रहे हैं। ये बात अलग है कि भारत सरकार निरंतर अपने आर्थिक संबंधों को अपने पड़ोसी राज्यों के साथ, और यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो पड़ोसी राज्य ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के साथ भारत सरकार निरंतर अपने संबंधों को मजबूत करना चाहती है। लेकिन हमें भी, हमारी सरकार को भी ये याद रखना होगा कि अपने आर्थिक हितों की पूर्ति किए बिना या अपने आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाकर यदि हम किसी देश से अपने संबंध मधुर कर भी लेते हैं तो उसका कोई औचित्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर नहीं है। इसीलिए वर्तमान सरकार को भी इस और त्वरित ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ लेकिन यहाँ पर एक जो प्रमुख विषय है वो ये है, तो क्या चाइना के साथ संबंधों को एक नकारात्मक तौर पर देखा जाए या सकारात्मक तौर पर, या भविष्य में भारत और चाइना के संबंधों की रूपरेखा क्या होने वाली है। तो देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है वो ये है कि हमें हमेशा आशावादी नज़रिया, आशावादी दृष्टिकोण अपनाना होगा। और उसमें हम ये देखते हैं कि भारत और चाइना के बीच में जितने भी विवाद के मुद्दे हैं वो आसानी से सुलझाए जा सकते हैं। उनमें से कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सके। जब दो विश्व युद्ध लड़ चुके देश फ्रांस और जर्मनी आज शांतिपूर्ण तरीके से रह सकते हैं एक ही देश, एक ही महाद्वीप के अंदर, और कितने अच्छे सहयोगी हैं, तो अब आप खुद इमेजिन कीजिए कि भारत और चाइना के बीच में तो इस तरह का कोई विवाद है ही नहीं, है ना। तो जो भी मुद्दा है, जो भी विवाद है, उसको शांतिपूर्ण तरीके से उसका समाधान किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर बातचीत के हमें सभी पहलुओं को खुला रखना होगा और हर पहलू के ऊपर हमें एक सकारात्मक पहल करनी होगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। भारत और चाइना के लिए बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ कार्य कर सकते हैं। दक्षिण एशिया की अगर हम बात करें तो दक्षिण एशिया के अंदर दक्षिण एशिया की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है गरीबी रेखा के नीचे किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है। दोनों देश मिलकर दक्षिण एशिया के अंदर गरीबी को, बेरोजगारी को, भुखमरी को दूर कर सकते हैं।